हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडवर्ब। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं दोस्तों। और ये आपका जूलॉजी का पेपर है, जिसका जो पेपर टाइटल है दोस्तों वो है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि ये आपका पेपर फर्स्ट है दोस्तों, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 30 अप्रैल 2026 को कराई गई थी। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, इतना तो एक्सपीरियंस ज़रूर हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं 60 to 70%। तो वही आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें से आपके वाले में हो सकता है बहुत से क्वेश्चन रिपीट हों, तो वीडियो को एंड तक बने ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड जो है वो 6272 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और हम चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चन बुकलेट में भी दिया गया होगा। और हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि आप लोगों के सामने है, पूछा गया था। अगर दोस्तों आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इधर आप लोग देखा करिएगा, और वैसे तो अधिकतर हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो इधर देखिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले आप इधर देखिएगा, हिंदी मीडियम वाले आप इधर देखिएगा। लेकिन अगर दोनों में दोस्तों एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बढ़िया है मैं हिंदी में ही पढ़कर और सॉल्व करके आपको बताता हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि आपके सामने है। पूछा गया था, जब खनिज किसी जीव के कार्बनिक पदार्थ को प्रतिस्थापित कर उसे पत्थर में बदल देते हैं तो वो किस प्रकार का जीवाश्म यहाँ पर बनता है। तो ये आपका दोस्तों पेट्रिफिकेशन, यानी कि इसको इंग्लिश में परमिनलाइजेशन कहते हैं, ये बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया था दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव को चिपचिपी वनस्पति राल में संरक्षित किया जाता है जो समय के साथ कठोर हो जाती है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबर संरक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों अंबर प्रिजर्वेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। पूछा गया था, जब कोई जीव नरम तलछट में अपनी छाप छोड़ता है तो किस प्रकार का जीवाश्म बनता है। तो वो आपका मोल्ड, यानी कि साँचा बनता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में हम मोल्ड बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म का एक प्रकार नहीं है। तो क्लोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का, क्योंकि ये क्लोन जो है दोस्तों ये डीएनए से संबंधित है, यानी कि सेलुलर आपका सेल से संबंधित है, तो ये जीवाश्म का प्रकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा गया तो दोस्तों, जीवाश्मों के अध्ययन को निम्न नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया तो दोस्तों, जीवाश्म की सटीक आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका दोस्तों रेडियोमेट्रिक डेटिंग का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, रेडियो कार्बन डेटिंग में आमतौर पर किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यानी कि किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवंथ का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था दोस्तों, कार्बन 14 डेटिंग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने में सबसे प्रभावी है, खासकर उन जीवाश्मों के लिए जो दोस्तों 50,000 वर्ष से कम पुराने हो, यानी कि लेस देन 50,000 ईयर्स ओल्ड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग में अर्ध आयु क्या है। तो अर्ध आयु है दोस्तों रेडियोधर्मी समस्थानिक के आधे भाग के क्षय होने में लगने वाला समय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए आमतौर पर किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
तो ये आपका यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10th का। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11th पूछा गया था दोस्तों, घोड़ों में पैर की उंगलियों की संख्या में कमी यानी कि 4 से 1 निम्न कारणों से अनुकूलन का परिणाम थी। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पहले जो घोड़े होते थे वो बहुत छोटे आकार के होते थे, कुत्ते के आकार के होते थे, साइज़ के मतलब उतने बड़े होते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका साइज़ जो है दोस्तों वो इंक्रीज़ हो गया और इनके पैर की उँगलियाँ जो थी दोस्तों वो डिक्रीज़ हो गई। तो वही पूछ रहा है दोस्तों कि किस प्रकार की अनुकूलन का परिणाम थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कठोर ज़मीन पर तेज़ दौड़ना यानी कि फास्टर रनिंग ऑन हार्ड ग्राउंड। नंबर 12 पूछा गया था दोस्तों, घोड़े का कौन सा पूर्वज जो है सबसे पहले मोनोडेक्टाइल यानी कि एक एकल पैर वाला था, तो उसका नाम था दोस्तों प्लियोहिप्पस। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक घोड़े का सबसे प्राचीन ज्ञात पूर्वज है। दोस्तों अगर वीडियो बराबर दिख नहीं रही हो तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इयोहिप्पस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, आधुनिक घोड़े किस वंश में आते हैं, तो वो आपका इक्वस वंश में आते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। 15 पूछा गया था दोस्तों, कौन सी प्रजाति और धारणा किसी प्रजाति को जनसंख्या के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करती है जिसके सदस्यों में अंतर प्रजनन करने और व्यवहार या उपजाऊ संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जैविक प्रजाति अवधारणा, यानी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, जैविक प्रजाति अवधारणा का प्राथमिक लाभ क्या है, तो वो है दोस्तों यह प्रजाति निर्माण के आधार के रूप में प्रजनन अलगाव पर बल देता है। इट एम्फेसाइजेज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एज द फाउंडेशन ऑफ स्पीसीएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 करा दोस्तों, भौगोलिक रूप से अलग अलग आबादी में होने वाली प्रजाति निर्माण को निम्न नाम से जाना जाता है। तो एलोट्रॉपिक प्रजाति निर्माण इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोट्रॉपिक स्पीसीएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, महान विलुप्ति किस सामूहिक विलुप्ति की घटना को संदर्भित करती है, तो ये आपका दोस्तों परमियन ट्रेसिक को संदर्भित करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नंबर 19 कह रहा है दोस्तों, किस सामूहिक विलुप्तिकरण के परिणाम स्वरूप गैर पक्षी डायनासोर जो थे वो विलुप्त हो गए, तो ये आपका क्रेटेशियस पैलियोजीन, यानी कि जिसको शॉर्ट में केपीजी बोलते हैं, इसके कारण दोस्तों डायनासोर जो है विलुप्त हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्डोवर्सियन युग के अंत में हुए सामूहिक विलुप्तिकरण का मुख्य कारण क्या था, तो वो आपका ग्लोबल कूलिंग और दोस्तों ग्लेशिएशन यानी कि हिमनदीकरण था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, विभिन्न जनित प्रजातियों का निर्माण अक्सर किन कारणों से होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटी या महासागर जैसी भौगोलिक बाधा के कारण, यानी कि आ जियोग्राफिकल बैरियर लाइक आ कैनियन और या ओशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 कह रहा है दोस्तों, लेट डेमोनियन विलुप्तिकरण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित को प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया दोस्तों, तो समुद्री आकशेरुकी और प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया, यानी कि मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड कोरल लीफ्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यह अलैंगिक जीवों पर लागू होती है, यानी कि इट एम्प्लाइज टू सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। इसका कहीं कहीं आंसर जो है दोस्तों आंसर नंबर ए भी बता रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे हिसाब से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है सफल प्रजाति निर्माण का परिणाम क्या होता है, तो नई प्रजातियों का निर्माण होता है दोस्तों जब सफल प्रजाति निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, सामूहिक विलुप्ति क्या है, व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन, यानी कि दोस्तों सामूहिक विलुप्ति क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानक बड़ी संख्या में प्रजातियों की विलुप्ति,
और सडन लॉस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास में कितनी बड़ी सामूहिक विलुप्तीकरण की घटनाएं अब तक दर्ज की गई है? तो टोटल 5 दोस्तों, यानी कि 5 घटनाएं दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। फिर कह रहा है दोस्तों, अंडाणु जनन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अंडों का निर्माण होता है दोस्तों, अंडाणु जनन होगा तो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 कह रहा है दोस्तों, निषेचन का परिणाम क्या होता है? यानी कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, युग्मनज बनता है फर्टिलाइजेशन से। ये भी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है रहा दोस्तों, एक क्रोमोसोम किससे उत्पन्न होता है? तो एक क्रोमोसोम जो है दोस्तों, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी अपरेटस से उत्पन्न होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों, उभयचरों में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है? यानी कि दोस्तों, व्हिच टाइप ऑफ क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस? तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 कह रहा है दोस्तों, कौन सी जनन परत तंत्रिका तंत्र को जन्म देती है? तो एक्टोडर्म आपका जन्म देती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। थ्री पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी जनन परत नहीं है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, लेकिन एपिडर्मिस ये नहीं है दोस्तों। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। 4 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारियों में विखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन सत्य है दोस्तों, यह होमोब्लास्टिक और घोड़ी होता है। इट इज होलोब्लास्टिक एंड रोटेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 5 कह रहा है दोस्तों, एक ध्रुव पर अधिक मात्रा में जर्दी वाली अंडों जैसे पक्षियों के अंडों में किस प्रकार की विखंडन होता है? तो आपका मेरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल क्लीवेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों, भ्रूण विज्ञानी फैट मैप का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं? तो प्रारंभिक भ्रूण के किन विशिष्ट क्षेत्रों का विकास वयस्क ऊतकों के रूप में होता है, इसका पता लगाने के लिए फैट मैप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 कह रहा है दोस्तों, बहुत कम जर्दी वाले अंडों जैसे आइसोलेसिथल में विखंडन खांचा अंडे के आर पार पूरी तरह से फैला होता है। यह कौन सा प्रकार है? यह होलोब्लास्टिक का प्रकार है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, प्रारंभिक विखंडन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं की ठोस गेंद आमतौर पर 16 से 32 जब कोशिकाएं होती है तो क्या कहलाती है? तो वो आपका मोरुला कहलाती है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। 39 कह रहा है दोस्तों, कौन सा जीन वर्ग मुख्य रूप से अग्रपक्ष अक्ष के अनुदिश शरीर के खंडों की पहचान निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो आपका दोस्तों होम्योटिक हॉक्स जीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नंबर 40 कह रहा है दोस्तों, हॉक्स जीन के संदर्भ में कोलिनिवर्टी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुणसूत्रों पर जीनों की व्यवस्था शरीर अक्ष के अनुदिश उनके अभिव्यक्ति पैटर्न से मेल खाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। नंबर 41 पूछा गया था दोस्तों, गैप जीन, पेयर रूल जीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन ये सभी किस के उदाहरण हैं? ये आपका युग्मनज विखंडन जीन के उदाहरण हैं, यानी कि जाइगोटिक सेगमेंटेशन जीन के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। नंबर 42 पूछा गया था दोस्तों, विकास का आणविक आधार अक्सर विभेदक जीन अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, जिसका अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑल सेल्स हैव द सेम डीएनए बट एक्सप्रेस डिफरेंट जीन्स बेस्ड ऑन सिग्नल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस सभी कोशिकाओं में डीएनए समान होता है, लेकिन संकेतों के आधार पर वे अलग अलग जीन व्यक्त करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों, स्टेम कोशिकाएं जिसकी शरीर की किसी प्रकार की कोशिका में विभेदित होने की क्षमता होती है, जिनमें भ्रूण के अतिरिक्त ऊतक भी शामिल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आपका टोटीपोटेंट कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। और कह रहा है दोस्तों, पैक्स6 एक ऐसा जीन है जो कई प्रजातियों यानी कि मक्खियों से लेकर मनुष्यों तक में अत्यधिक संरक्षित है और निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आँखों के विकास में, यानी कि आई डेवलपमेंट में पैक्स6 ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर रट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था दोस्तों, एनहांसर डीएनए अनुक्रम होते हैं जो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीन प्रतिलेखन की दर बढ़ाने वाले प्रतिलेखन कारणों के लिए बंधन स्थल होते हैं। एनहांसर्स आर डीएनए सीक्वेंस दैट आर बाइंडिंग साइट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ जीन्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोसोफिला के विकास में मातृ प्रभाव वाला जीन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइकॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। हेलो दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, आई रिक्वेस्ट यू कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें दोस्तों। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन होता है कि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो इससे और भी हम वीडियो बनाने के लिए हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, तो इससे आप ही लोगों का फ़ायदा है, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, जो कि कह रहा है तंत्रिका नलिका के विकास में कौन सा जीन शामिल है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, तो SHH इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारियों के अंडों को आमतौर पर आइसोलेसिथल कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत कम जर्दी जो समान रूप से वितरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। 49 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारियों में शिशु स्तंभ गर्भाशय की दीवार से जुड़कर उसमें स्थापित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारियों में कौन सी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली मुख्य रूप से गर्भनाल के भ्रूण भाग के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन इसका जो है कोरियन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये भी इंटर का ही क्वेश्चन है, तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हमारा यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी 50 और क्वेश्चन और करने हैं दोस्तों। वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिएगा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यूज़फुल नॉलेज आपको मिलेगी, जो सिर्फ बीएससी में ही नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अदर मेडिकल एंट्रांस एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है दोस्तों। और नीट के पेपर में भी इसी से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, बहुत नहीं कह सकते लेकिन कुछ परसेंट तक आते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिएगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की, जो कि कह रहा है काया पलट एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसकी विशेषताएं इस प्रकार है, तो आप लोग इसको इंटर में भी इसको पढ़े होंगे। लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में अचानक परिवर्तन, एन एब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम अ लार्वल स्टेज टू एन ओल्ड स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दोस्तों, उभयचरों जैसे मेंढक और टोड में काया पलट का प्राथमिक नियामक कौन सा हार्मोन है, तो वो आपका थायराइड हार्मोन है दोस्तों, जिसको थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नंबर 53 कह रहा है दोस्तों, किसी जीव की खोए हुए अंग या अवयवों को पुनः विकसित करने की क्षमता की निम्नलिखित मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन कहलाता है दोस्तों, जैसे कि आपका हाइड्रा में होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 कह रहा है दोस्तों, कौन से जानवर का आपका पूरे शरीर को एक छोटे से टुकड़े से पुनर्जीवित करने के लिए अविश्वसनीय क्षमता के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है, तो आपका प्लेनेरियम यानी कि चपटा कृमि, ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है दोस्तों, वयस्क स्टेम कोशिकाएं जैसे अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कोशिकाएं आमतौर पर किस प्रकार की होती हैं, तो वो आपका मल्टीपोटेंट होती हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मार्फोलेक्सिस पुनर्जनन का उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौजूदा ऊतकों का जीव के छोटे रूप में पुनर्संरचना, उदाहरण के लिए हाइड्रा में, जैसा मैंने कि आपको अभी थोड़ी देर में ही बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा को हम कई छोटे छोटे ऐसे ऐसे काट दें दोस्तों, तो प्रत्येक जो है ये मार्फोलेक्सिस करके दोस्तों एक नया हाइड्रा बन जाएगा, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं दोस्तों। 57 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारियों में आंत्र जनन के दौरान कोशिकाएं डाट 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 से होकर गुजरती हैं और जनन परतें बनाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं दोस्तों। और एक स्ट्रीक आपका स्नैपचैट वाला होता है, वो तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको भी जानिए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों, स्तनधारी भ्रूण के विकास की सहारा और सुरक्षा प्रदान करने वाला जलीय वातावरण निम्नलिखित में से किसके भीतर स्थित होता है, तो आपका एमनियन में भीतर स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का।
59 कह रहा है दोस्तों, काया पलट के दौरान टेडपोल की पूंछ का क्या होता है? तो ये दोस्तों टेडपोल की जो पूंछ होती है, ये आपका प्रवृत्त कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस के माध्यम से पुनः अवशोषित हो जाती है। इट इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू प्रोग्राम्ड सेल, यानी कि डेथ एपोप्टोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। पूछा गया था स्तनधारियों के विकास में जीन पेलुसुडा का क्या कार्य है? तो ये आपका दोस्तों बहुप्रलुता को रोकता है, यानी कि प्रिवेंट्स दी पॉलीस्पर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। 61 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण कायापलट से गुजरता है? तो ये आपका जो फ्रॉग होता है दोस्तों, ये पूर्ण कायापलट से गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों, कशेरुकी आँख में कौन सी संरचना एक्टोडर्म से विकसित होती है? तो आपका जो लेंस होता है दोस्तों, ये आपका जो है एक्टोडर्म से विकसित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कायापलट की विशेषता है? तो प्यूपल अवस्था, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपल स्टेज, ये आपका कायापलट की विशेषता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। जैसे दोस्तों कैटरपिलर में होता है, वो कीड़ों में होता है, इंसेक्ट्स में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 64 कह रहा है दोस्तों, कीटों के कायापलट में एक्डिसिन का क्या कार्य है? ये दोस्तों मोल्टिंग और कायापलट को उत्तेजित करता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कीड़ों में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64। नंबर 64 पूछा गया था दोस्तों, सैलामंडर में अंगों के पुनर्जनन का पहला प्रत्यक्ष संकेत क्या है? तो पहले दोस्तों चाहे जो होगा कटेगा फटेगा, पहले घाव भरेगा, उसके बाद कुछ आगे का प्रोसेस होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। 66 कह रहा है दोस्तों, हाइड्रा और कशेरुकी दोनों में पुनर्जनन के दौरान पैटर्न बनाने में कौन सा जीन शामिल होता है? तो वो आपका दोस्तों WNT जीन शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था दोस्तों, विभिन्न प्रजातियों में नेत्र विकास के लिए आवश्यक मास्टर कंट्रोल जीन कौन सी है? तो वो आपका PAX6 है। ये अभी एक क्वेश्चन में अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंगों के विकास में उपास्थि से अस्थि में परिवर्तन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसको एंड्रोकॉन्ड्रल अस्थि निर्माण कहते हैं, यानी कि एंड्रोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, इन इंसेक्ट्स व्हिच हार्मोन मस्ट बी एब्सेंट आर वेरी लो फॉर अ लार्वा टू मोल्ट इनटू अ प्यूपा। आप लोग कह रहे होंगे दोस्तों कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लिश भी आप लोग उतना ही समझते होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन, यानी कि जिसको शॉर्ट में JH बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सैलामंडर के अंगों के ब्लास्टमा के विकास और विभेदन के लिए कौन आवश्यक है? तो आपका इन्वर्जन नर्व, यानी कि तंत्रिकाएं आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दोस्तों, हाइड्रा में कौन सी कोशिकाएं उसकी अमरता और निरंतर पुनर्जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अंतरालीय स्टेम कोशिकाएं या आई कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, अंगों के विकास के दौरान एपोप्टोसिस निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, तो अंगुलियों का अलग होना, यानी कि जालीदार झिल्ली का हटना, तभी तो दोस्तों एपोप्टोसिस ये प्रक्रिया होती है, जालीदार झिल्ली का हटना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। 73 कह रहा है दोस्तों, यदि किसी मेंढक के बच्चे से थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो क्या होगा? तो वो तो मरेगा ही नहीं दोस्तों, लेकिन ये एक हार्मोन है, तो हार्मोन को निकालेंगे, इससे हार्मोन जो निकलता है वो उससे इसका मार्फोजेनेसिस होता है, तो क्या होगा दोस्तों, वह एक विशाल मेंढक का बच्चा ही बन जाएगा, वह कभी रूपांतरण उसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 कह रहा है दोस्तों, फैट मैप बनाने के लिए आमतौर पर कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट टैगिंग नाम की तकनीक है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों, किसने विकास की एक क्रियाविधि प्रस्तावित की जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन का नाम दिया? तो वो आपके डार्विन साहब थे, आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है दोस्तों, 1809 में प्रकाशित
लेमार्क के विकासवाद के सिद्धांत को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि अर्जित लक्षणों की वंशानुगति। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का। नंबर 77 कह रहा है दोस्तों, कौन सी परिकल्पना यह बताती है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से क्रमिक रासायनिक विकास के माध्यम से हुई है? तो ये आपका अजैविक उत्पत्ति वाला सिद्धांत बताता है, यानी कि आज अबायोजेनेसिस वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दोस्तों, लेमार्कवाद के अनुसार जिराफों की लंबी गर्दनें निम्न कारणों से विकसित हुई। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्होंने पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दनें जो हैं लंबी की। दे स्ट्रेच्ड दियर नेक्स्ट टू रीच लीव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से डार्विन के समान प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो वो आपके मेंडल साहब थे, जेनेटिक्स के फादर और मेंडल साहब। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। 80 कह रहा है दोस्तों, अनुकूलनी विकिरण का सर्वोत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वो आपका डार्विन के फिंचे हैं, यानी कि डार्विन फिंचेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 81 पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। कह रहा है किस प्रयोग ने प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण करके जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का समर्थन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये आपका मिलर यूरी प्रयोग। तो दोस्तों इसमें आपका जैसे अर्ली इन्वायरमेंट था, उसी के जैसे लैब में तैयार किया गया इन्वायरमेंट, उसके हिसाब से ये सिद्ध किया गया कि रासायनिक उत्पत्ति का अबायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया किसी जनसंख्या में नई आनुवंशिक विविधता लाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये आपका म्यूटेशन होता है दोस्तों, आनुवंशिक विविधता लाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। 83 कह रहा है दोस्तों, विकास का कौन सा नमूना समरूप संरचनाओं का निर्माण करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो वो हो जाएगा अपसारी विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80। नंबर 84 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आनुवंशिक बहाव को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आबादी में एलील आवृत्तियों में यादृच्छिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। 85 कह रहा है दोस्तों, डार्विन के अनुसार किसी जनसंख्या के भीतर विभिन्नताएं मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यादृच्छिक उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। इसके रहा दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन को विविधता के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया था? तो वो आपके ह्यूगो डे ब्रिज थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है दोस्तों, हार्डी वीनबर्ग संतुलन क्या दर्शाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये आपका दोस्तों कुछ निश्चित परिस्थितियों में किसी जनसंख्या में एलिस की स्थिर आवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त किसी जनसंख्या के हार्डी वीनबर्ग संतुलन में होने के लिए आवश्यक है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन प्रवाह का अभाव, यानी कि नो जीन फ्लो अभाव, सॉरी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। 89 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हार्डी वीनबर्ग संतुलन की मान्यता नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो छोटी जनसंख्या दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉपुलेशन साइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 90 पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, और ये हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, जो कि आपके सामने है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हार्डी वीनबर्ग संतुलन को बाधित करेगा? तो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन जो है दोस्तों, ये हार्डी वीनबर्ग को बाधित करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था दोस्तों, सूक्ष्म विकास क्या है? व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन? ये आपका समय के साथ किसी जनसंख्या में एविल आवृत्तियों में होने वाले छोटे परिवर्तन को दोस्तों माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है दोस्तों, मैक्रो इवोल्यूशन को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो प्रजातीय स्तर पर उससे या उससे ऊपर के विकासवादी परिवर्तन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। फिर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद विकास का उदाहरण है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो थेरोपोड डायनासोर से आधुनिक पक्षियों का विकास, ये दोस्तों बृहद विकास का उदाहरण है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बर्ड्स फ्रॉम थेरोपोड डायनासोर। 84 कह रहा है दोस्तों, किसी उत्परिवर्तन को उदासीन तब माना जाता है जब वह
व्यक्ति की फ़िटनेस को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों, विकासवादी दृष्टि से फ़िटनेस से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका दोस्तों सापेक्ष प्रजनन सफलता को ही फ़िटनेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 96 कह रहा है दोस्तों, लैंगिक चयन एक प्रकार का चयन है जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण किसी व्यक्ति के साथी को आकर्षित करने की संभावना को बढ़ाते हैं, यानी कि ऐसे कुछ तो लक्षण होंगे दोस्तों, जैसे मेल फीमेल अट्रैक्ट होंगे, तो आप लोग समझते होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 97 कह रहा है दोस्तों, विकास में उत्परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? तो यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी जनसंख्या में विकास का कारण बन सकता है? दोस्तों उत्परिवर्तन भी बन सकता है, जीन प्रवाह भी बन सकता है, और आपका प्राकृतिक चयन भी बन सकता है। इसका ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 98 का। नंबर 99 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म विकास का उदाहरण है? तो इसका सूक्ष्म विकास का उदाहरण जो है दोस्तों वो है आपका बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी विकासवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण मापा जाता है? तो ये आपका फॉसिल रिकॉर्ड्स यानी कि जीवाश्म अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और मस्त रहें अपना, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।